हेलो सभी को। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्यों एफआईआई इंडियन मार्केट में इतना सेलिंग कर रहे हैं और क्या उसका रीज़न है। सो अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, यहाँ पे हमारा कैश मार्केट का डेटा है जो कि एक्सचेंज की तरफ से आता है। इसमें क्या है कि अगर आप देखो तो एफआईआई अक्टूबर से कंटिन्यूअसली मार्केट में सेलिंग करते आ रहा है। अक्टूबर में इसने लगभग 1,04,000 करोड़ का बेचा, फिर 42,000 करोड़ का बेचा, दिसंबर में 5,000 करोड़ के आसपास का। और अगर हम इस डेटा को ईयरली वाइज देखें तो लगभग लगभग 2025 का शुरुआत है, अभी लगभग 3 महीना भी नहीं हुआ, एक क्वार्टर भी नहीं हुआ, और एफआईआई ने लगभग 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है मार्केट में। कई लोग बोलते हैं इसी वजह से मार्केट गिर रही है, उठ नहीं पा रही है, बट इसका रीजन क्या है? कोई बोलता है वैल्यूएशंस है, कोई बोलता है करेंसी है। वही चीज हम समझने वाले हैं कि क्या ऐसा रीजन हो गया जो एफआईआई इतना सेलिंग जोरदार, इतना एफआईआई सेलिंग कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये है यूएसडी आईएनआर, हमारे यहाँ की इंडियन रुपी। ठीक है, इंडियन रुपी का भाव चल रहा है अभी 87 रुपीज। $1 को खरीदने के लिए हमको 87 रुपए इंडियन रुपीज पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हुआ क्या कि भाई ये यूएसडी एनआर, अगर हम साल भर की बात करें तो पिछले साल इसी दिन के आसपास में यूएसडी एनआर लगभग 83 रुपीज था, 82.56 और 83 अप्रोक्स था। बट यहाँ से ये एक साल पे लगभग 87, ये हाई लगभग 87.6 भी गया था, बट स्टिल 87 तक आ गया है। और अगर हम 5 साल का हिस्ट्री देखें इसका, अगर हम लास्ट 5 साल का इसका हिस्ट्री देखें तो स्टिल जो यूएसडी आईएनआर है वो कंटिन्यू राइज किए, मतलब हमारी करेंसी कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट हुई है। बट लास्ट 5 साल में बहुत धीरे हुई थी, इस साल बहुत ही ज्यादा स्पीड से हुई है। तो इससे क्या मतलब है? जैसे आप बोलोगे कि भाई इससे क्या करना, भाई करेंसी तो हमेशा डेप्रिशिएट होती ही, डॉलर तो स्ट्रेंथ होता ही है। बट यहाँ पे होता क्या है कि अगर लेट्स सपोज अगर हम निफ्टी का बात करें, अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी यहां से अगर एक साल पे निफ्टी अगर एक साल में यहां से 12% अगर राइज हुई है, अगर निफ्टी यहां से एक साल पे 12% राइज हुई है, चाहे 30% राइज हुई है फॉर सपोज, तो उसमें क्या हुआ है कि भाई जरूरी तो नहीं है कि पर्टिकुलर हर एफआईआई को बेचना है या हर एफआईआई को खरीदना है। मान लो भाई कि मार्केट यहां से एफआईआई को फॉर द सपोज 10% का रिटर्न बना, आप समझ के चलो 15% का रिटर्न बना एफआईआई को। ठीक है, नेट नेट चाहे ईटीएफ में चाहे म्यूचुअल फंड्स में डाल के 15% का रिटर्न बना। बट यहाँ पे हुआ क्या भाई, एफआईआई क्या करेगा, एफआईआई जैसे कि यूएस का है, वहां से वो डॉलर लेके आएगा। अब हमारे जो शेयर्स है वो तो इंडियन रुपीज पे ट्रेड करते हैं, वो सबसे पहले डॉलर को इंडियन रुपीज पे कन्वर्ट करेगा, देन यहाँ से शेयर खरीदेगा। शेयर खरीदने के बाद उसको 15% का प्रॉफिट हो गया, एक साल के अंदर में 15% का प्रॉफिट हो गया, चाहे एक साल के बाद भी हो गया। ठीक है, तब वो यहाँ पे एफआईआई जब अपना जो शेयर को बेचेगा, जैसे फॉर द सपोज की मान के चलो उसको उसने लगाया 1 लाख रुपए, उसको 15% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000 रुपए, फॉर सपोज 15,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया। अब वो जब शेयर्स को बेच दिया, अब उसको चाहिए पैसा अपने देश ले जाने के लिए, तो अब वो यूएसडी को, जो हमारी जो करेंसी इंडियन रुपीज को, वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अब वो देख रहा है भाई कि मैंने तो डॉलर 82 रुपए पे खरीदा था एक साल पहले, अभी उसका भाव 87 रुपए चल रहा है, 6-7% का तो करेंसी डेप्रिशिएट हो गया। मतलब जो 15% का जो रिटर्न है, जो 15% का हमारा रिटर्न है, वो सीधा सीधा 7 कम हो गया, अब इक्वल टू उसका 8% का रिटर्न है। ठीक है, अब ये हो गया 8% का रिटर्न। अब इसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है, दुनिया भर के टैक्सेस हैं, चाहे वो आप बोल लो ब्रोकरेज का लग रहा है, चाहे वो एसटीटी लग रहा है, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है, एक्सचेंज के चार्जेस, वॉट एवर द चार्जेस दैट, उसके बाद हमारी सरकार उनसे कैपिटल गेन टैक्स भी लेगी, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो एफआईआई ने कमाया 8% करेंसी डेप्रिशिएट होने के बाद में, और यहाँ पे सरकार का टैक्स वैक्स मिला के, भाई जैसे कि एसटीटी लग गया, ब्रोकरेज लग गया, जो भी लग गया, यहाँ से उसको मान लो उसने 15,000 रुपए का, 15,000 रुपए में उसका तो वैसे ही गया 8%, और उसके बाद उसको उसमें
अभी कितना है 20% है कैपिटल के, 15% ही मान के चलो, वहां से उसका रिटर्न और यहाँ से 2% 3% और लेस हो जाता है इसका रिटर्न, तो नेट नेट मोटा मोटा बचा 5% लगभग लगभग रिटर्न एफआईआई का। अब एफआईआई बोलेगा भाई मेरे को तो ये जो रिटर्न है ये तो मेरे को यूएस के बॉन्ड में ही मिल रहा है, और जबकि यूएस में इन्वेस्ट करने में बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो वहां पे एफआईआई ये सोचेगा ना कि अगर मेरे को एक साल में मैंने यहाँ से 15% बना भी लिया इंडिया के मार्केट में डाल के, उसके बाद मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, उसके बाद मेरे को टैक्स भी देना है, तो मैं क्यों इंडियन मार्केट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूं, यूएस भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, सारा चीज कर रही है। और अभी ट्रम्प के आने के बाद में वहां पे ये चीज चल रही है कि भाई हम पहले जैसे मागा जो कॉन्सेप्ट है कि मेकिंग अगेन अमेरिका बेस्ट, तो जो अमेरिका फिर से अच्छा करने ट्रम्प जा रहे हैं कि मैं अपनी इकोनॉमी को और अच्छा करूं, वो चीज फिर से होने लग गई है। सो इस बीच में क्या लग रहा है, एफआईआई यहां से पैसा उठा के अपने देश पे डाल रहे हैं, यूएस में डाल रहे हैं, हो सकता है एफआईआई कोई सिंगापुर का होगा, वो पैसा वहां डाल रहा है, वो भी उठा के डॉलर पे ही डाल रहे हैं वहां पे, भाई सिंगापुर पे भी है तो डॉलर पे ही पैसा डाल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई एफआईआई की जो सेलिंग है वो आ गई। अब ये भी हो गया, चलो ठीक है, जरूरी नहीं कि 15% ही बनाया, किसी ने 20%, किसी ने 50% भी बनाया होगा स्टॉक्स में, स्टिल उसको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। बट यहाँ पे ये करेंसी एक साल में इतना डेप्रिशिएट क्यों हो रही है, और इसको क्या बचाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल बचाया जा रहा है। आरबीआई ने इसमें बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करके रखा हुआ है, आज से 6 महीना पहले से कम 44 बिलियन डॉलर आरबीआई ने सप्लाई दिया है ऊपर से, तब तो जाके करेंसी, उसके बाद भी करेंसी राइज ही हो रहा है कंटिन्यू, बट स्टिल उतना जोर से नहीं बढ़ा। अगर आरबीआई का इंटरवेंशन नहीं आता यहाँ पे तो करेंसी हमारी 90 के पार कब से पहुंच चुकी होती, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। क्यों? क्योंकि हम एक जो कंपनी है, हम जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन वाली है, हमको ऑयल इंपोर्ट करना है, हमको दुनिया भर की कमोडिटीज इंपोर्ट करना है जो जो हमारे यहाँ नहीं होती है, हम इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेबल रहते हैं बहुत सारी चीजों पे, ठीक है। दूसरा ये तो है ही है, इंपोर्ट में दिक्कत आएगा, स्टिल बड़े बड़े जो हमारे जो कॉर्पोरेट्स है जिनका चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अडानी अंबानी, इन्होंने लोन लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है बाहर के देशों से, तो अगर वो कमाए इंडियन रुपीस पे रहे और उनको पे करना है डॉलर्स में, तो अगर यहाँ से करेंसी हमारी 90-95 पहुंच जाती है तो उनको ज्यादा कर्जा भरना पड़ेगा, क्योंकि कमा तो इंडियन रुपी में रहे पर पे उनको डॉलर में करना है, और यहाँ पे डॉलर स्ट्रेंथ तो जा रहा है, करेंसी वीक हो जा रही है, तो जो कर्जा लिया है उसका ज्यादा कर्जा बनाना पड़ेगा। ये चीज बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई है, इस वजह से थोड़ा सा जो हमारा करेंसी का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। होता क्या है नॉर्मल, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते, इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं, तो डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा खेल होता है हर चीज में। अभी क्या हो रहा है कि भाई जैसे कि एफआईआई बेच रहा है, एफआईआई बेच रहा है इंडियन रुपी पे, इंडियन रुपी सेल कर रहा है स्टॉक मार्केट में, और वो डॉलर चाहिए उसको, तो अचानक से फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, रुपीस की सब, भाई इनको डॉलर चाहिए तो सप्लाई बढ़ गई। तो इसी वजह से अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हो, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, तो किसी भी चीज की अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि भाई डॉलर चाहिए, उसके लिए करेंसी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए करेंसी बहुत जल्दी से डेप्रिशिएट करना चालू कर दिया, और दिस इज व्हाई द एफआईआई आर मूविंग फ्रॉम द इंडिया। बट ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया से एफआईआई चले जाएगा, कुछ लॉन्ग टर्म वाले भी हैं। एफआईआई के भी 2-3 कैटेगरी होती है। एफआईआई जो नॉर्मल हेज फंड रहता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, दूसरा एफपीआई रहता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो भी रहता है इंडियन मार्केट में बहुत, मतलब एक मिनिमलिस्टिक पीरियड या फिर कोई सेक्टर जो बड़ा उनको अच्छा लगता है उस पर पैसा लगाता है। और ये जो लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन वाला रहता है वो एफडीआई रहता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी खेलते हैं, 10 साल 15 साल की स्टोरी के अकॉर्डिंग पैसा लगाते हैं मार्केट में। सो होता क्या है कि जो एफआईआई शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको हो सकता है कि भाई अभी 3 महीने पहले उनको चाइना का मार्केट अच्छा लग रहा था, उन्होंने वहां पैसा लगाया, उनको रशिया अच्छा लग रहा था, उन्होंने वहां पैसा लगाया, यूरोप उनको अच्छा लग रहा था, उन्होंने वहां पे पैसा लगाया, जहां पे यूरोप में उनकी करेंसी भी अभी अच्छी मजबूत चल रही तो उन्होंने वहां पे पैसा लगाया। सो हो क्या रहा है कि सारा जगह एफआईआई को ऐसा लगा कि इंडियन मार्केट महंगा हो गया, एक तो करेंसी भी वीक हो गई है, तो सप्लाई ज्यादा ओवर आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट कभी उठेगा नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी एक अच्छा इकोनॉमी है, यहाँ पे हम कम से कम 5-6% की जीडीपी से ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है 5-6% के ऊपर, सो स्टिल वी आर बैड।
बट दिस टाइम द रिकवरी थोड़ी सी धीरे रिकवरी हो सकती है, क्योंकि जब तक रुपी स्ट्रेंथ है, स्टेबल नहीं होता एक लेवल, सर्टेन लेवल पे, तो रिकवरी थोड़ी धीरे आएगी, बट आएगी जरूर रिकवरी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये था कि एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहा है, सर रीजन यही है, मेनली जो रीजन यही है कि जैसी चीजें स्टेबल होगी एफआईआई वापस आएगा। कुछ वैल्यूएशंस का भी गेम रहता है मार्केट में, ऐसा लगेगा कि वैल्यूएशन बहुत सस्ता हो गया तो वो, बट हमारे यहाँ की सरकार को इस चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बात करें दूसरे क्या बोलते कंट्री की करेंसी, जो हमारी पड़ोसी देश है, भाई अगर आप चाइना की देखोगे तो चाइना की करेंसी बहुत स्टेबल है। अगर आप इनका 5 साल का डेटा देखोगे तो उन्होंने अपनी करेंसी को पकड़ के रखा है, करेंसी को कमजोर होने नहीं दिया है। सो हमें क्या है, हमें भी सरकार को ऐसा कोई स्टेप्स लेना चाहिए जिससे हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो, बट उतनी तीव्र गति से ना हो कि सबको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सारे जो कि इम्पोर्टर को तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज्यादा इंपोर्ट पर डिपेंड रहती है। बहुत सी जगह क्रूड चाहिए, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये सब चीजें क्या है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दैट्स वाई थोड़ा सा चीजें अनबैलेंस हुई है। यही था आपको बताने के लिए कि क्यों एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं और कब तक ये सेलिंग रुकेगी। जब स्टेबल हो जाएगा करेंसी एक बार, तो आई होप इंडियन मार्केट में भी रिकवरी आएगी। और स्टिल एक्सपेक्टेशन हमें बहुत ज्यादा लिमिटेड रखनी चाहिए, नॉमिनल ग्रोथ हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। यही था मेरी तरफ से, साइनिंग आउट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। थैंक यू।